साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं तथ्यपरक एक और वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में भी साथियों हमारे नोट्स पर भी चर्चा होगी। हमारे नोट्स पर आधारित साथियों ये हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा वीडियो है, जिसमें आदिकाल पर चर्चा हम शुरू कर रहे हैं। आज के वीडियो की चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु हैं हिंदी के प्रथम कवि, विभिन्न विद्वानों के अनुसार कौन है, सर्वमान मत क्या है, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, आदिकाल के नामकरण पर भी चर्चा होगी, विभिन्न विद्वानों का क्या मत है। उसके बाद अपभ्रंश साहित्य की पृष्ठभूमि पर थोड़ी सी चर्चा होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। साथियों, एक निवेदन है, जो भी साथी चैनल पर पहली बार है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप अवगत हैं कि टीजीटी, पीजीटी, एंड जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के लिए यह चैनल आपकी हिंदी विषय के लिए बहुत ही उपयोगी स्टेशन, बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है। इसलिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा देंगे तो आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो साथियों चलिए जुड़ते हैं आज की चर्चा से, देर न करते हुए तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। साथियों देखिए, आज की चर्चा का पहला पॉइंट, यद्यपि अपभ्रंश अपने मूल रूप में ही 15वीं सदी तक एक साहित्य की यद्यपि अपभ्रंश अपने मूल रूप में ही 15वीं सदी तक साहित्य की भाषा बनी रही, तथापि 8वीं सदी से ही बोलचाल की भाषा पृथक होकर उसके समानांतर साहित्य रचना का माध्यम बन गई। इस कथन का माध्यम क्या है? 8वीं सदी से ही अपभ्रंश के समानांतर साहित्य रचना की भाषा हिंदी के रूप में विकसित होने लगी थी। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं बिंदु। गुलेरी जी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना है। यह कथन साथियों परीक्षा में 10वीं बार पूछा जा चुका है। आप पुराने पेपर को उठाकर देखेंगे कि उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, तो चंद्र शर्मा गुलेरी। यह महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको नोट कर लीजिए, परीक्षा में आ सकता है। राहुल जी ने भी उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है। हिंदी के प्राचीन कवि और कविताएं नामक लेख में उन्होंने हिंदी कविता का आदि रूप नालंदा और तक्षशिला के सिद्धों द्वारा बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व के प्रचार की भाषा के रूप में सिद्ध किया है। अब देखिए अगला स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर अपभ्रंश हिंदी का ही प्रारंभिक रूप है। उत्तर अपभ्रंश हिंदी का ही आरंभिक रूप है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। इस स्टेटमेंट को आप नोट कर लीजिए। अब आइए साथियों प्रथम कवि की बात करते हैं। यहाँ देखिए, शिव सिंह सेगर ने 7वीं सदी में उत्पन्न पुष्य या पुण्य नामक किसी कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना था। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि किसे कौन प्रथम कवि माना है, यह आप जान लीजिए, क्योंकि प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। शिव सिंह सेगर हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं, तो पुष्य या पुण्य। ठीक है, अगला तथ्य देखते हैं। राहुल जी यानी राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं सदी के ईस्वी के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपाद 84 सिद्धों में एक थे। सिद्ध साहित्य से नाथ साहित्य का विकास हुआ और नाथ साहित्य के प्रेरणा से भक्तिकालीन संत साहित्य का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके प्रथम कवि कबीर माने जाते हैं। अब देखिए अगला महत्वपूर्ण तथ्य, साथियों सरहपाद की परंपरा में विकसित नाथ पंथ का हठयोग कबीर के काव्य में इतना अधिक विकसित हुआ कि सरहपाद के काव्य की आज स्थिति को नकारा नहीं जा सकता। ये एक फैक्ट है। सरहपाद ने दोहा पदों की शैली अपने काव्य में प्रयुक्त की। परवर्ती कवियों ने इसे परंपरा के रूप में ग्रहण किया, अपनाया। मुक्तक काव्य में दोहा सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है, अतः सरहपाद को ही हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। यह सर्वमान्य मत भी है। जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो ये सर्वमान्य मत सरहपाद का है। लेकिन अगर किसी विद्वान का नाम लेकर कि जैसे शिव सिंह सेंगर किसे मानते हैं या डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त किसे मानते हैं, तो वो जिसे मानते हैं वो सही उत्तर होगा। तो डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने अपने हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास, यह ग्रंथ आप जान लीजिए, हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त, उसमें इन्होंने क्या भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूर्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यहाँ एक और फैक्ट देख लीजिए, भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? शालिभद्र सूर्य की रचना है। और शालिभद्र सूर्य को प्रथम कवि कौन मानते हैं? डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त मानते हैं। अब आइए सरहपाद के 2 पद देखते हैं। घोर अंधारे चंद्रमणि जिम उज्जो करे, परम महासु एज उखण दुरी अशेष हरे। पंडिय साल संत बखाड़े, देहरि रुद्र बसंत न जाने, अमड़ा गमड़ अड़तेन बिखंडीय, तो अड़िल लज्ज मड़ई हो पंडी। अब देखिए शालिभद्र सूर्य
के भी यहाँ दो पद देखिए। तमजु पहिय पिखे वीण पी उक खिरिय मंथर गए सरलायु उत्तावली चलिए तू मड़हर चलंती चंचल रमण भरी छुड़ब खिसी रसणा बलि किंकिण रव पसरी उपनु ए केवल नाड़ तऊ बिरही ऋषय सिंह ये आयु ये भरई नरिंद शिव अवधापुर एम। चलिए अब प्रथम रचना, हिंदी की प्रथम रचना के बारे में विद्वानों का क्या मत है देखते हैं। राहुल जी द्वारा हिंदी काव्य धारा में संकलित सरहपाद की कविता का एक अंश देखिए। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य नोट कर लीजिए। हिंदी काव्य धारा ये किसका ग्रंथ है? राहुल सांकृत्यायन जी का ग्रंथ है हिंदी काव्य धारा। पीजीटी परीक्षा में यह पूछा जा चुका है, हिंदी काव्य धारा किसकी रचना है, यह नोट कर लीजिए। फैक्ट, एक एक लाइन महत्वपूर्ण है, चूँकि नोट डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये वस्तुनिष्ठ है। तो यह आपकी टीजीटी पीजीटी जो भी वस्तुनिष्ठ परीक्षा है उसके लिए आप समझ लीजिए कि रामबाण औषधि है। अब देखिए ये दोहा, जह मन पवन न संचरई रवि सहिया शशि नाहि पवेश तही वट चित्त विषाम करु सरहे कही उवेश पंडिय शैल सत्वखाणे देह ही बुद्ध वसंत न जाने। यहाँ ये जान लीजिए कि दोनों पद परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऐसे पूछे जा सकते हैं कि यह किसका दोहा है, यह किसकी रचना है, ये किसके पद है, किसकी पंक्तियाँ हैं। तो यह किसकी हैं? ये सरहपाद की हैं। राहुल जी ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी तथा डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने 633 ईस्वी बताया है। अब अगला फैक्ट देखते हैं, अगला तथ्य देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, देखिए 7वीं शताब्दी से ही हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा का प्रारंभिक रूप में पाते हैं। इन रचनाओं के वर्ण विषय हठ योग, मंत्र, मध्य और स्त्री हैं जो वज्रयान के मुख्य रूप हैं। भाषा अपभ्रंश मिश्रित है। ठीक है। सिद्धों की भाषा संधा भाषा, सिद्धों की भाषा का क्या नाम था? संधा भाषा। ये भी पीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। सिद्धों की भाषा क्या थी? संधा भाषा। सिद्धों की भाषा संधा भाषा। उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिसके दोहरे अर्थ निकलते थे। ठीक है। अब अगला फैक्ट देखते हैं। हिंदी की प्रथम रचना का निर्धारण करना हो तो सरहपाद आदि की प्रारंभिक मुक्तक कविताओं के पश्चात जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार ग्रंथ का नाम लिया जा सकता है। श्रावकाचार किसकी रचना है? देवसेन की रचना है। इनकी एक रचना दर्शन सार भी है, ये देखिए उसमें हमने लिख दिया है श्रावकाचार। अगला बिंदु देखिए कि श्रावकाचार, इसमें दोहा शैली, सरहपाद की शैली का विकसित रूप मिलता है। श्रावकाचार में 250 दोहे हैं। इसमें गृहस्थ धर्म इसके वर्णन के केंद्र में है, श्रावक धर्म का भी वर्णन इसमें है। अब सीमांकन की बात करते हैं, समय सीमा की। राहुल जी ने हिंदी साहित्य के आरंभ की सीमा 8वीं शती 769 ईस्वी मानी है। ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, मिश्रबंधु, गुलेरी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा इससे सहमत हैं। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश भी कहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। शुक्ल जी के नाम से कहीं कुछ आ जाए तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। प्राकृताभास हिंदी, शुक्ल जी ने अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी अपभ्रंश को किसने कहा है? तो आचार्य शुक्ल ने कहा है। ये प्राकृताभास शब्द आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये प्रश्न आ सकता है। अब देखिए शुक्ल जी वीरगाथा काल की समय सीमा क्या मानते हैं? 993 से 1318 ईस्वी और डॉक्टर नगेंद्र 769 ईस्वी से 14वीं शती का मध्य मानते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर ग्रियर्सन हैं। यह प्रश्न पीजीटी 2002 में देखिए हमने नोट किया है, पूछा गया है। आदिकाल की सीमा उन्होंने 1400 ईस्वी मानी है। ठीक है। मिश्रबंधु 1389 ईस्वी। यहाँ एक चीज़ मैं संशोधन करना चाहूँगा। मिश्रबंधु का साथियों ये सीमा जो है 1387 ईस्वी क्या मानते हैं? 1389 नहीं मानते, 1387 ईस्वी। शुक्ल जी 1318 ईस्वी तथा डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल इसे 1343 ईस्वी तक ले गए हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा शुक्ल जी से सहमत हैं। ठीक है। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब आदिकाल के नामकरण की बात करते हैं। आप टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर बीपीएससी टीआरई किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आदिकाल के नामकरण से एक प्रश्न आपको मिलना ही है।
ठीक है ना। हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है उसको किस विद्वानों ने क्या नाम देना चाहा, क्या नाम से संबोधित किया है, उससे एक प्रश्न आपको फंसेगा, आएगा। इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। और पूरा जितना नामकरण है यहाँ मैंने लिख दिया है। चारण काल डॉक्टर गिरिहर्सन ने कहा है, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी तथा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल उसको कहते हैं आदिकाल। ये देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ ये भी जान लीजिए कि डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल भी उस आदिकाल ही नाम कहते हैं। संधिकाल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा। यहाँ देखिए, चारण काल जो डॉक्टर गिरिहर्सन ने किया था उसमें संधिकाल शब्द जोड़ा गया। संधिकाल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं। सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन जी कहते हैं। अभ्रंश काल डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं। अब बॉक्स में देखिए 2 दिया गया है। उद्भव काल डॉक्टर वासुदेव सिंह कहते हैं। नए लोगों को भी जानना जरूरी है। अब प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति बदल रही है, क्योंकि वो आपको फंसाया जाता है, आपको जो नहीं पता है उसको पूछने का प्रयास किया जाता है। आधार काल डॉक्टर मोहन अवस्थी कहते हैं आदिकाल को। और वीर काल डॉक्टर विश्वनाथ मिश्र कहते हैं। और बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। और रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, वीर गाथा काल। ठीक है। वीर वपन काल भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, वीर काल भी पूछा गया है। आधुनिक काल में गारसा दत्तासी ने इस्तवार दलित्रित्वीन हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में जो इतिहास ग्रंथ उन्होंने लिखा था, इसमें उर्दू के 738 कवियों के वृत्त संग्रहित किए हैं। काल विभाजन और नामकरण का इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ये अगला तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। तासी के पश्चात मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा ई सुराई हिंदी, परीक्षा में पूछा जा चुका है ये, नामक एक इतिहास लिखा, जिसमें कालक्रम का तो ध्यान रखा गया किंतु काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया है। हिंदी के सबसे अधिक कवियों का परिचय प्रथम बार ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने अपने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ में दिया, जिसमें अकारादि क्रम अपनाया गया। काल विभाजन और नामकरण की समस्या उसमें भी कहीं नहीं आई। काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर गिरिहर्सन है। गिरिहर्सन चारण काल नाम देकर उसकी सीमा 643 ईस्वी तक ले जाते हैं, जो नितांत अनुपयुक्त है। और 643 से 1387 ईस्वी के समय को मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल नाम दिया है। ये फैक्ट याद कर लीजिए। अब साथियों, अपभ्रंश साहित्य पर थोड़ी सी चर्चा होगी, बाकी आगे की वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। अपभ्रंश साहित्य की पृष्ठभूमि और उसके प्रभाव पर तेजी देख लेते हैं। शुक्ल जी ने अपभ्रंश काल के अंतर्गत अपभ्रंश और आरंभिक हिंदी दोनों की रचनाएं सम्मिलित कर ली हैं, किंतु नवीन खोजों से पता चला है कि उनमें कुछ रचनाएं हिंदी, आरंभिक हिंदी साहित्य की तथा कुछ अपभ्रंश की हैं। डॉक्टर देवेंद्र कुमार जैन के अनुसार स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, कनकामर, ये यहाँ थोड़ा सा गलत हुआ, कनकामर, अब्दुल रहमान, जिनदत्त सूर्य, जो इंदू, राम सिंह, लक्ष्मी चंद यादव सेन, लुईपा, सिद्ध कवि भुसुक, किलपाद, दीपंकर, श्रीज्ञान, कृष्णाचार्य, धर्मपाद, टेंटपा, महीधर तथा कमलावर पाद को अपभ्रंश का कवि माना है। ठीक है। अब जाइए एक एक नाम की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वयंभू कर्नाटक के थे। स्वयंभू और पुष्पदंत, इनसे साथियों परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाना ही है। बहुत ध्यान से देखिए, मेरा अनुभव बता रहा है। स्वयंभू कर्नाटक के थे। वह 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू की 3 रचनाएं हैं, इन तीनों को आप एकदम रट लीजिए। पौमचरिव, रिठ्ठडेमचरिव, स्वयंभू छंद। पौमचरिव अपूर्ण है, फिर भी इसमें राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। ठीक है। पुष्पदंत, ये 10वीं सदी के आसपास इनका समय माना जाता है। इनकी 3 रचनाएं हैं। महापुराण, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, ड़य कुमार चरिव और जसहर चरिव। पुष्पदंत की रचनाओं पर जिन भक्ति का प्रभाव सर्वत्र मिलता है। जिन भक्ति मतलब जैन भक्ति का प्रभाव सर्वत्र मिलता है। पणुतणि वर्णन पढ़िए, बियडायल रुज्य सीय दाऊड़ो, रच्ची मत मोर कल कल रव पूरी सयल कांडड़ों। ये पुष्पदंत का दोहा है।
अब देखिए अगला स्टेटमेंट, भैरव राजा की स्थिति में काव्य बनाने से जिस मिथ्या ने जन्म लिया, मैंने उसी को दूर करने के लिए महापुराण की रचना की है। पुष्पदंत का कथन है महापुराण के बारे में। अब ये देखिए TGT 5 में पूछा गया प्रश्न है, लाल पेन से देखिए, नोटिस है। धनपाल 10वीं शताब्दी के आसपास इनका समय माना जा रहा है। भविष्यत कहा, ये एक चरित्र काव्य है की रचना की। भविष्यत कहा के रचनाकार धनपाल हैं। इनका समय 10वीं शताब्दी के आसपास है। इसमें एक मणिक की कथा है। भविष्यत कहा में किसकी कथा है? एक मणिक की कथा है। भविष्यत कहा धनपाल, यह तथ्य याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अब्दुल रहमान ने संदेश रासक लिखा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। इसका समय 12वीं सदी उत्तरार्ध तथा 13वीं सदी का आरंभ माना जाता है। संदेश रासक एक श्रृंगारी रचना है। यह एक खंडकाव्य है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा है। यह प्रथम श्रृंगारी रचना है। जिनदत्त सूर्य 12वीं शताब्दी के आसपास इनका समय है। जिनदत्त सूर्य के उपदेश रसायन में रास काव्य परंपरा उपदेश रसायन से रास काव्य परंपरा आरंभ हुई है। जो इंदु के परमात्मा प्रकाश तथा योगसार से अपभ्रंश में दोहा काव्य प्रारंभ होता है। इसकी परंपरा 15वीं सदी तक चलती है। जो इंदु का ये जो दोनों ग्रंथ है साथियों, परमात्मा प्रकाश तथा योगसार, ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये तथ्य नोट कर लीजिए। इन्हीं की परंपरा में 12वीं सदी में राम सिंह ने पाहुड़ दोहा नामक ग्रंथ लिखा था। पाहुड़ दोहा भी बहुत बार पूछा गया है, भी महत्वपूर्ण है। तो साथियों आज की चर्चा यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आज की चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में साथियों जो चर्चा होगी वो आदिकाल में जो उपलब्ध साहित्यिक सामग्री है उसमें जैन सिद्धनाथ, ये जो साहित्य का रूप था, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, और साथ में लौकिक साहित्य, रासो काव्य और जो गद्य रचनाएं आदिकाल की थी उस पर चर्चा होगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में आदिकालीन एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।